एक वक्त ममता बनर्जी के बेहद करीबी माने जाने वाले उनकी सरकार में मंत्री रहे और कोलकाता में लंबे समय तक मेयर के पद पर रहे विधायक फिरहाद हाकिम, जिनको बॉबी हाकिम के नाम से भी जानते हैं, वो आज जब विधानसभा पहुंचे तो खबर आई कि वो ऋतुपत बनर्जी के खेमे से मुलाकात कर रहे हैं। ममता बनर्जी दिल्ली में दोस्ती कर रही थी इंडिया ब्लॉक के साथ, तो वहां उनके अपने बहुत करीबी फिरहाद हाकिम बागी खेमे ऋतुपत बनर्जी के साथ देखे गए, ऐसा बताया गया। तो सवाल है कि क्या वो भी बागी खेमे में शामिल होने जा रहे हैं? अगर ऐसा हुआ तो ये ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा झटका होने वाला है। वैसे इंडिया ब्लॉक की बैठक में ममता बनर्जी के अपने मुद्दे थे, लेकिन सार्वजनिक तौर पर चर्चा हुई केंद्र सरकार की नीतियों पर उठते सवालों की। इंडिया ब्लॉक इस पर माथापच्ची करता रहा कि बीजेपी की बढ़ती सत्ता की ताकत को रोके कैसे और खुद को राजनीतिक तौर पर मजबूत कैसे बनाए रखें, अपना रेलेवेंस कैसे साबित करें। ज़माने के सामने ये मुद्दे पेश किए गए कि गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा के सवालों पर सरकार विफल रही है, लेकिन विपक्ष की चिंता देश के साथ साथ अपनी बेरोजगारी भी दूर करने की है। शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफे की हम मांग कर रहे हैं, वो इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनके कार्यकाल में नीट और सीबीएसई परीक्षाओं में शामिल लाखों युवकों के साथ विश्वासघात हुआ है। आज लाखों युवा आज रस्तों पे खड़े हुए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीबीएसई और नीट के पेपर लीक के मुद्दे को उठाकर नौजवानों के आक्रोश और छात्रों की परेशानी के तार छेड़ दिए। खड़गे ने इंडिया ब्लॉक की तरफ से 5 बड़े फैसलों का आज इस मीटिंग के बाद ऐलान किया, जहां पर ये सभी पार्टियां एक साथ हैं। 23 पार्टियों का समूह है। पहला मुद्दा वोट लूट, चुनाव में धांधली और एसआईआर से जुड़े मुद्दों पर जल्द ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक पत्र लिखा जाएगा। दूसरा मुद्दा नीट और सीबीएसई परीक्षा विवाद को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के तत्काल इस्तीफे की मांग की जाएगी। तीसरा मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के मुद्दों और अत्याचारों पर चर्चा के लिए केंद्र सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की गई है। चौथा मुद्दा सभी विपक्षी दल हर 2 महीने में बैठक करेंगे, अगली बैठक हैदराबाद में होगी, ये भी आज तय हुआ। और पांचवा मुद्दा मॉनसून सत्र के दौरान संसद में विपक्षी दलों का समन्वय जारी रहेगा और रोजाना रणनीतिक बैठकें होती रहेंगी, यानी इंडिया ब्लॉक इंटैक्ट है, ये दिखाया गया। इंडिया ब्लॉक के फैसले पर बीजेपी अब चुटकी ले रही है। आज इंडिया ब्लॉक में 24 दल शामिल हुए, लेकिन सबकी नजरें टिकी थी कि क्या टीवी के यानी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की जो पार्टी है, जिसमें कांग्रेस नई शामिल हुई है, सरकार में भी भागीदार है, टीवी के क्या आएगी इस बैठक में शामिल होगी। वहां टीवी के ने आज कहा कि उनको निमंत्रण नहीं मिला है। दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक की तरफ से कहा गया कि इसमें शामिल उन्हीं दलों को किया गया जिनके सांसद हैं, यानी केवल सांसदों के लिए संसद के स्तर पर यह कोऑर्डिनेशन है, रीजनल स्तर पर अभी नहीं बना है। तीसरी तरफ डीएमके का इस बैठक में नहीं होना इस गठबंधन में सबसे बड़ी दरार को भी दिखाता है। तमिलनाडु चुनाव के बाद कांग्रेस ने जैसे ही विजय को समर्थन का ऐलान कर दिया था, उनकी सरकार में शामिल हो गए थे, वैसे ही डीएमके जो कि चुनाव हारी थी, स्टालिन की पार्टी, वो बिदक गई थी और उसके साथ ही कांग्रेस का 22 साल पुराना रिश्ता भी चटक गया था। शरद पवार जैसे सीनियर नेता डीएमके के नहीं होने को चिंता का विषय बताते हैं, तो पहले ही गठबंधन से निकाल चुकी आम आदमी पार्टी कांग्रेस को सवालों के चक्रव्यूह में अब घेर रही है। अब देखिए, डीएमके उनका एक परंपरागत मित्र था और उनको बिना विश्वास में लिए जिस तरह से उन्होंने टीबी का समर्थन किया, इससे उनके मन में नाराजगी है, जो कि स्वाभाविक है, किसी भी दल को होगी। मतलब एकता है या अनेकता है, ये साबित ही नहीं हो पा रहा है कि इंडिया ब्लॉक में है क्या कुछ, क्योंकि बहुत से खटास की बातें भी सामने आ रही हैं, भले ही चेहरा दिखाया जा रहा है कि हम सब एक हैं। वैसे जिस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अंदर ये बैठक चल रही थी, बाहर राहुल गांधी के विरोध के पोस्टर जगह जगह उसके आसपास चिपका दिए गए थे। एक पोस्टर में केजरीवाल ये कहते हुए दिख रहे हैं कि लोग कहते हैं कि हम कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं, भला मैं कांग्रेस को क्या कमजोर करूंगा, राहुल गांधी खुद ही अकेले इस काम को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। वहीं एक और पोस्टर में शरद पवार की तरफ से कहा गया कि राहुल गांधी में कंसिस्टेंसी की कमी है। तो एक पोस्टर में ममता बनर्जी की तरफ से कह रही हैं कि अगर कांग्रेस गठबंधन को नहीं चला सकती तो मैं इसे चला सकती हूं। साफ है कि जिस दिन इंडिया ब्लॉक की सबसे अहम बैठक हो रही है, ममता बनर्जी हार के बाद पहली बार दिल्ली आकर अपने तेवर में नरमी के साथ
कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया ब्लॉक में पहुंची हैं, उसी दिन ये तस्वीरें, ये पोस्टर, एक तरफ राहुल गांधी और कांग्रेस की छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी से नेताओं पर सवाल भी उठा रहे हैं। ये पोस्टर ठीक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सामने की रोड पर लगाए गए थे। किसने लगाए थे, किसकी तरफ से लगे थे, ये क्लैरिटी नहीं है। और मैं बता दूं कि संसद भवन के सामने, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सामने पोस्टर लगाना आसान काम नहीं है, परमिशंस लेनी पड़ती हैं। पोस्टर लगे भी, बाद में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गुस्सा में गुस्सा कर इन पोस्टरों को उखाड़ दिया। लेकिन जिसने मैसेजिंग देने की कोशिश की वो कुछ हद तक कामयाब हो गए ये दिखाने में कि इंडिया ब्लॉक में एकता है या अनेकता का ये ब्लॉक है। ये सवाल जब पत्रकारों ने ममता बनर्जी से किया कि वो बगैर कोई जवाब दिए फिर आगे बढ़ गई। जी, टीएमसी बंगाल में फिर से सरकार राजू सर आज की मीटिंग का कोर एजेंडा क्या होगा? अभिषेक सर जाने दो यार आराम से। संजय राउत राहुल गांधी पर सवाल उठाने वालों पर सवाल उठा रहे हैं। वैसे राहुल गांधी पर सवाल तो ममता और केजरीवाल ने उठाए ही थे। आज ममता बड़ी दरकार के साथ इंडिया ब्लॉक की बैठक में पहुंची, सोनिया गांधी के साथ गले मिली, दिखाया कि सब कुछ समान है। तो अरविंद केजरीवाल पहले से ही इंडिया ब्लॉक से बाहर हो चुके हैं। हालांकि ममता और केजरीवाल के सियासी दावों से ही इंडिया ब्लॉक का खेल करीब 2.5 साल पहले खराब हो गया था। याद करिए 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले की बात है, इंडिया ब्लॉक की बैठक में नीतीश कुमार को संयोजक बनाने पर सहमति बन गई थी, लेकिन लंगड़ी मार दी थी ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने। दोनों ने दलित कार्ड चलते हुए खड़गे का नाम आगे कर दिया कि किसी दलित को बनाया जाना चाहिए संयोजक। नतीजा ये हुआ कि खिन्न होकर नीतीश कुमार नाराज हो गए इंडिया ब्लॉक से और वापस बीजेपी के पाले में चले गए। हालांकि राजनीति का खेल देखिए कि नीतीश कुमार सत्ता में तो हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अब नहीं बचे, जबकि ममता और केजरीवाल अपने चुनाव हार कर पूर्व सीएम बन चुके हैं और मजबूरी में इंडिया ब्लॉक के साथ अब दिखना चाहते हैं। कल कोलकाता से दिल्ली पहुंची ममता तो भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने पहुंची थी। वो जानते थे कि अरविंद केजरीवाल की तो इंडिया ब्लॉक में आएंगे नहीं, इसीलिए उनके घर जाकर अलग से उन्होंने मुलाकात की। ये मुलाकात इसलिए अहम है कि ममता इंडिया ब्लॉक की बैठक के लिए दिल्ली आई थी और केजरीवाल उस ब्लॉक में नहीं है। इंडिया ब्लॉक में बंगाल की हार का मातम है और उसके एक प्रमुख दल टीएमसी पर इन दिनों तोड़ फोड़ के बादल सबसे ज्यादा गरज रहे हैं। लेकिन मायूसी एनडीए में भी है। राज्यसभा और विधान परिषद के जो चुनाव अनाउंस हुए हैं, मैं बिहार की एक पार्टी का नाम कर रहा हूं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा की पार्टी, जो कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को विधान परिषद की सीट नहीं मिल पाई है। दीपक प्रकाश इस वक्त बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। इस पर भी उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि वो नाराज नहीं है, लेकिन क्या उनके बेटे मंत्री पद से इस्तीफा देंगे? तो क्या कहा उपेंद्र कुशवाहा ने, सुन लीजिए। अरे मंत्री जब तक एनडीए के नेता सब लोगों ने मिलकर बनाया है, जब तक के लिए बनाया है बने रहेगा। सर बातचीत का कोई प्रयास किया गया है बीजेपी के नेता से? वो कब तक सर सदन की सदस्यता कब तक? अरे सदन की सदस्यता जब आवश्यकता होगी वो हो जाएगी, उसके लिए क्या चिंता है। उपेंद्र कुशवाहा के पास एनडीए में रहने के अलावा अब कोई विकल्प ही नहीं बचा, इसीलिए चेहरे पर मायूसी है पर मुस्कुराहट के साथ बात कर रहे थे। जब पहली बार ही उनके बेटे को मंत्री बनाया गया था तो 4 में से 3 विधायक बागी हो गए थे। उनके बीजेपी में जाने की खबरें आने लगी थी। उनमें से एक विधायक को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर किसी तरह उपेंद्र कुशवाहा ने मामले को तब रफा दफा किया था। ये तब की बात है जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, चुनावों के ठीक बाद। लेकिन अब बीजेपी ने कुशवाहा समुदाय से आने वाले सम्राट चौधरी को ही अपना मुख्यमंत्री बना दिया, नीतीश कुमार को राज्यसभा भेज दिया। उपेंद्र कुशवाहा के लिए संभावनाओं का दरवाजा एक तरीके से बिहार में बंद कर दिया। यानी उपेंद्र कुशवाहा सब कुछ सह तो सकते हैं लेकिन कुछ कह नहीं सकते। दूसरी तरफ बीजेपी ने राज्यसभा की 2 सीटों पर भी कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। वहां पर एक सीट पर 28 विधायकों की वोटों की जरूरत है। इसमें इंडिया ब्लॉक के पास 56 विधायक हैं। इसमें जेएमएम और कांग्रेस दोनों दलों के उम्मीदवार जीत सकते हैं। कांग्रेस ने खड़गे के करीबी प्रणब झा को उम्मीदवार बनाया, लेकिन उनकी मुश्किलें बीजेपी ने बढ़ा दी हैं। एनडीए के पास 24 विधायकों की ताकत है। बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि वो निर्दलीय उम्मीदवार और जाने माने उद्योगपति परिमल नाथवानी को अपना समर्थन देंगे।
ऐसे में अगर नाथवानी ने 4 और विधायकों के वोटों का इंतजाम कर लिया तो कांग्रेस के प्रणब झा की उम्मीदें की जो दिक्कतें हैं वो बढ़ सकती है, उनकी उम्मीदों पर पानी फिर सकता है। इसी तरीके से अगर मध्य प्रदेश की बात करूं तो वहां पे 3 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव होने, वहां एक उम्मीदवार के लिए 58 वोट चाहिए। कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन, जो कि पूर्व सांसद रही हैं, राहुल गांधी की करीबी हैं, उनको राज्यसभा के चुनाव में मैदान में उतारा, जिनकी जीत एक तरीके से पक्की मानी जा रही थी क्योंकि कांग्रेस के पास 64 विधायक है। लेकिन बीजेपी ने पहले तो 2 उम्मीदवार उतारे जिन्हें 116 वोट की जरूरत है, उसके पास 48 वोट बच रहे थे। बीजेपी ने कल देर रात अचानक अपना तीसरा उम्मीदवार महेश केवट को भी इस चुनावी मैदान में उतार दिया। अब अगर बीजेपी ने 10 और वोट हासिल जुगाड़ कर लिया तो मीनाक्षी नटराजन, जो कि कांग्रेस की उम्मीदवार हैं, उनके राज्यसभा में पहुंचने की उम्मीदें दम तोड़ सकती हैं। अब बात करते हैं आज की एक और बड़ी स्टोरी की, जिस पर बहुत ज्यादा चीजें वायरल हैं। OMG, ओह माय गॉड, अयोध्या राम मंदिर से जुड़ी इस खबर को सुनकर आप भी यही बोल पड़ेंगे। खबर ही कुछ ऐसी है, राम मंदिर, करोड़ों श्रद्धालु और करोड़ों के चढ़ावे में सेंधमारी के आरोप। 7 करोड़ से अधिक के चढ़ावे की चोरी पर सवाल उठे हैं, बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं, लेकिन सच क्या है? गोस्वामी तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में लिखा है, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुरन बखाना, यानी सच के समान दूसरा धर्म नहीं है। ऐसे में जब सवाल रामलला के चढ़ावे में चोरी पर उठने लगे तब सच सामने आना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। प्रभु श्री राम सिर्फ भगवान नहीं, उनका नाम भारतीय राजनीति शायद सबसे ज्यादा शक्तिशाली शब्द है। एक ऐसा नाम जिसने सरकारें बनवाई, सरकारें गिराई, आंदोलन खड़े किए और करोड़ों लोगों की भावनाओं को एक सूत्र में बांधा। लेकिन आज उसी राम के धाम में चढ़ावे के पैसों में सेंधमारी के आरोप लग रहे हैं, वो भी 7 करोड़ की चोरी के आरोप लगाने वाले कौन है? समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और अयोध्या से आने वाले समाजवादी पार्टी के नेता और अखिलेश सरकार में मंत्री रहे पवन पांडे। सबसे पहले अखिलेश यादव ने चंदा चोरी पर क्या आरोप लगाए, उस अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों रुपए की रकम गायब है और यह मंदिर ट्रस्ट के लिए अत्यंत शर्मनाक स्थिति है। अखिलेश का यह भी कहना है कि कोई भी सफाई देने के लिए सामने नहीं आना चाहता और इसके साथ ही उन्होंने न्यायालय से स्वतः संज्ञान लेने की मांग की। अखिलेश यादव के पोस्ट के बाद राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बयान जारी किया, दावा किया कि इंटरनल ऑडिट चल रहा है। अब तक ऑडिट में इस तरह की कोई उल्लेखनीय बात सामने नहीं आई है। उल्लेखनीय शब्द पर तवज्जो दीजिएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। चंपत राय के इस बयान पर भी अखिलेश यादव ने तंज कसा। एक नया पोस्ट करके अखिलेश ने लिखा, स्पष्टीकरण ही स्पष्ट नहीं लगता है, लगता है ये उनके लिए हर हफ्ते की साधारण सी बात है और इतनी अधिक साधारण है कि ये उसे अब उल्लेखनीय भी नहीं मानते। चंदा चोरी के आरोपों पर अयोध्या में क्या है? इन दिनों राम मंदिर में रोज कितना चढ़ावा चढ़ता है? राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती की क्या व्यवस्था है और क्या सच में करोड़ों के चढ़ावे पर किसी की नीयत डोली है? चंदा चोरी के आरोपों पर सूत्रों के हवाले से क्या बड़ी खबर मिली है? इन सब सवालों के जवाब जानने से पहले इन आरोपों की टाइमिंग पर गौर कीजिए। राजनीति में अक्सर सवालों से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है सवाल पूछे जाने का समय। सोचिए, जिस राम मंदिर को भारतीय जनता पार्टी अपनी सबसे बड़ी वैचारिक उपलब्धि मानती है, जिस मंदिर को लेकर दशकों तक राजनीति हुई, उसी मंदिर में चढ़ावे की चोरी पर समाजवादी पार्टी समेत अब विपक्ष सवाल उठा रहा है। ऐसे में सवाल तो बनता ही है कि क्या सच में यह सिर्फ चंदा चोरी का मामला है या फिर 2027 के उत्तर प्रदेश चुनावों की तैयारी का प्रस्तावना भी है। पिछले कई दिनों से मामला पूरे अयोध्या फैजाबाद में चर्चा का विषय है। तो चर्चा अगर हो रही है तो कहीं ना कुछ तो आग लगी होगी, तभी धुआं उठा होगा। और अगर हेरा फेरी नहीं हुई है तो जो अयोध्या के आधुनिक शंकराचार्य हैं चंपत राय जी, 4-5 दिनों से बातें चल रही हैं।
उन्हें तत्काल आना चाहिए था या अपनी प्रेस विज्ञप्ति जारी करनी चाहिए थी कि हमारे मंदिर ट्रस्ट में कहीं कोई रुपए की हेरी फेरी या चोरी डकैती नहीं हुई है। उन्होंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं। और कल जो बयान दिया वो भी देखा आपने, 40 सेकंड का बयान कैसे लग रहा था। आप आधे मन से जैसे कोई ऊपर से डांट पड़ी होगी, बोलो राजा के नाक के नीचे डकैती हो गई है, पूरी लूट हो गई है, कैसे मुंह दिखाएं जनता को। सुरक्षा, सुनिए मेरी बात, सुरक्षा किसकी है वहां? सुरक्षा अधिकारी किसका है? ट्रस्टी किसके हैं? ट्रस्ट किस दल से जुड़े हुए लोग हैं? जब सारा सब कुछ आपका है से लेके जेड तक, उसके बाद डकैती चोरी हो गई तो जिम्मेदार कौन है? अगर श्री राम मंदिर में रुपए चोरी नहीं हुए तो 4 हिरासत में क्यों लिए गए मंदिर से? सुनने मारा कई लोग जो रुपया गिनते थे वो निकाल दिए गए। यदि कोई गड़बड़ी नहीं हुई तो पुलिस ने कार्रवाई क्यों की? 4 लोगों को हिरासत में क्यों लिया गया? क्या सीसीटीवी में गड़बड़ी के सबूत नहीं मिले? कर्मचारी के खाते से 5 लाख रुपए कैसे मिले? अगर ट्रस्ट और बैंक ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक करें फिर। पवन पांडे सपा के नेता हैं, स्थानीय नेता हैं, विधायक भी पूर्व में रह चुके हैं। उनकी बातों में अगर जरा सा भी दम है तो इस पर जांच तो होनी चाहिए।